मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम 7 बज चुके हैं और हम लोग यूपी टेट सुपर टेट की जो कक्षा चल रही है आपकी संधि प्रकरण उसी के एकदम समापन की तरफ है मित्र। बस हमें लगता है 1 या 2 कक्षा लगेगी, उसके बाद हम लोग कारक चालू करेंगे या समास चालू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 7 बजे की कक्षा को हमने और विस्तार दे दिया है कल से, वैसे आज से ही विस्तार दिए हैं। सुमन मैम 6:30 बजे से आज आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट, आप जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेके आई होंगी। और कल से मित्र आपको गुरुजी भी आधे घंटे 6:30 से 7 गुरुजी पढ़ाएंगे। सबसे पहले 6 बजे से प्रारंभ होगा प्रैक्टिस सेट, आप हल करेंगे प्रश्नों को टॉपिक वाइज। और उसके बाद फिर आपके गुरुजी 6:30 बजे से पढ़ाएंगे गुरुजी 7 बजे तक। और 7 बजे से मैं आपका जो ये कक्षा चल रही 7 बजे से ये यथावत ऐसे चलती रहेगी। ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा ऐसे चलती रहेगी। आप टॉपिक वाइज जो नोट्स बना रहे हैं इसको बनाइएगा, उसके बाद जो प्रैक्टिस हो रही है उसके बाद आप करिएगा, तो देखेंगे आपका लगभग प्रश्न सही जाएगा। और संडे को जो संडे आएगा उसमें एक बड़ी आपकी कक्षा पूरे टॉपिक से कहीं से भी, जैसे आपका प्रश्न पत्र आता है पेपर में वैसे पूरा लगभग 50 प्रश्न 100 प्रश्न जितना अधिक से अधिक हो सकेगा हम लोग 6 से 8 शाम 6 से 8 ये लेके आएंगे। तो आपका हमें लगता है निश्चित तौर पर जितना जैसे हम बताएं तो आपका निश्चित तौर पे भैया पाठ्यक्रम पूरा अच्छे से समाप्त हो जाएगा। निश्चिंत रहिएगा एकदम। और आप और सब्जेक्ट तैयार करिएगा। ये 2 घंटे हमें आप संस्कृत के लिए दे दीजिएगा 6 से 7 7 से 8, ठीक है। बाकी आपके 4 सब्जेक्ट और यूपी टेट वाले हमारे जो मित्र हैं 4 सब्जेक्ट और है, 2 घंटे और दे दीजिएगा, 2 चौक 8। और संस्कृत में 30 में हमें लगता भाई साहब आपका सबसे अधिक स्कोर रहने वाला है, एकदम हाईएस्ट स्कोर रहेगा। लगभग प्रश्न आपका देखेंगे जितना पढ़ाया जा रहा है लगभग सारे प्रश्न आपको आ जाएंगे। अभी तक ऐसे हुआ है, इसी आधार पे हम कह रहे हैं देखिए संयुक्त हो जाएगा, हम कह देंगे नहीं 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 एकदम अभी तक सारे प्रश्न एकदम पूरा आ जाएगा, 30 में 30 सभी लोग पा जाएंगे, संयुक्त होगा। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो 30 में 30 पा सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और हम लोगों का ये कक्षा ही 30 में 30 10 में 10 है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी विसर्ग संधि आज आपके पास नोटिफिकेशन गया होगा विसर्ग संधि का, लेकिन अभी व्यंजन संधि के 2 सूत्र बाकी थे, तो और व्यंजन विसर्ग संधि भी पढ़ाना था हमको आज, तो इसीलिए आपके पास नोटिफिकेशन गया होगा विसर्ग संधि का। लेकिन हम आज मित्र अभी आपका व्यंजन संधि का 2 महत्वपूर्ण सूत्र बाकी है, उसको बताने के बाद फिर मैं विसर्ग संधि का पूरा सिस्टम आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि में, किसमें? व्यंजन संधि में सुमन मैम कुछ मोटा की है क्या इसको? व्यंजन संधि में अभी आपका 2 सूत्र भैया बाकी है। वो सूत्र देखिए क्या है। एक सूत्र है आपका, सूत्र देखिएगा, एक है खरीचा। क्या है? खरीचा। और इसे कहते हैं चर्त संधि। क्या कहेंगे? चर्त संधि। इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें वर्गों का प्रथम वर्ण होता है, वर्गों का प्रथम वर्ण होता है भैया, वर्गों का प्रथम वर्ण होता है। वर्गों का प्रथम वर्ण बोले तो जैसे का है, चा है, टा है, ता है और क्या है, पा है, ठीक है। यही तो पहला वर्ण है। अब देखो सबसे बड़ी पहचान आपको पढ़ने के पहले ही मैं बता दे रहा हूं, पढ़ने के पहले ही, यदि जहां से वर्ण विच्छेद हो रहा हो, यदि वहां पहला वर्ण है दिखाई पड़े क च ट ता पे में, वहीं पे तो आप ये पक्का पक्का जान लीजिए भैया कि इसमें आपका खरीचा लगा है, रिपीट न रहे। जैसे मान लो चा वाले में कभी हो जाएगा, रिपीट हो गया तो आप तो इष्टुनाष्टु हो जाएगा। टा वर्ग में टा रिपीट हो गया तो आपका इष्टुनाष्टु हो जाएगा। रिपीटेड ना रहे जहां से वर्ण विच्छेद हो रहा है। लेकिन अगर वहां चाहे मान लो आपके परीक्षा में आ गया शत पात्रम, यही आ गया, तो आप देखें वर्गों का प्रथम वर्ण जो है वो आपका खरीचा वाले सूत्र में और चर्त संधि में हो रहा है। तो शतपात्र में देखो यहीं से तो वर्ण विच्छेद होगा। देखिए रेड कलर का हम लगा रहे हैं भैया, यहीं से तो वर्ण विच्छेद होगा। आपको लेंगे सत सद कुछ बोलोगे, बोलेंगे कुछ ना। और यहां देखिए कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण है, कौन सा,
और देखो रिपीट रिपीट नहीं, रिपीट भी होता कोई ऐसी बात नहीं है। तो पक्का पक्का भैया इसमें आपका खरीचा सूत्र लगा है। क्या लगा है? खरीचा, खरीचा लगा है। तो बस ये इतना आसान है, लेकिन इसको हम थोड़ा सिस्टम से और समझा दें आपको, सिस्टम से, ठीक है? सिस्टम से समझा देंगे तो आपका थोड़ा अच्छा रहेगा। ये सूत्र मेरे साथ बोलिए, खरीचा, खरीचा, चर्त संधि, इसमें वर्गों का प्रथम वर्ण आदेश होता है। तो प्रथम वर्ण आदेश होता है तो मतलब कोई पद बनेगा तो उसमें जहां से भी छेद हो रहा वहां प्रथम वर्ण दिखाई देगा, प्रथम वर्ण दिखाई देगा। अब देखिए मित्र, मैं आपको इसका सिस्टम समझा दे रहा हूं। अभी आप पढ़ रहे थे झलाम जसो अंतिम में, कि अंतिम में पद के अंतिम में झल वर्ण दिखाई पड़े तो उसको हम जस कर दें। क्या कर दें? क्या कर दें भैया? जस कर दें। यही तो आप पढ़ रहे थे। अब देखो कह रहे हैं इसमें एकदम खर्चा में एक आप ऐसे बना लीजिएगा, झल प्रत्याहार के बाद यदि खर वर्ण हो, खर वर्ण हो, झल में जानते कौन कौन सा वर्ण आता है? झल में चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला या तीनों सा ना, हाँ। और खर प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएगा? दूसरा वर्ण और प्लस पहला वर्ण, ये दोनों आएंगे। खप, छठत, चट, तऊ, कपई, कपई तक, और सर, तीनों सा आएंगे। तो करें झल के आदेश पे चर वर्ण हो जाए, चर वर्ण ये बना लीजिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा, चर वर्ण मतलब प्रथम वर्ण हो जाए, चर वर्ण मतलब प्रथम वर्ण हो जाए। ये आप बना लीजिए डायग्राम, ये बना लीजिए। ये आपके, जब आपको संधि, अभी आपको हो सकता न समझ में आ रही हो, जब संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप देखेंगे यही नियम फॉलो हो रहा है, यही नियम फॉलो होगा। लिखना कुछ नहीं है। झल वर्ण के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो झल वर्णों के स्थान पे चर वर्ण आदेश हो जाएगा, अर्थात वर्गों का प्रथम वर्ण हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, कहीं गुरुजी थोड़ा कम समझ में आ रहा तो क्या करें? तो क्या करें उसके लिए? अब मेरे पास उपाय है भैया, मेरे पास देखिए, इसको ये वाला होता के बाद आप इसकी परिभाषा लिखोगे तो कैसे लिखोगे? झल प्रत्याहार के बाद या झल वर्ण के बाद खर वर्ण हो, मतलब दूसरा पहला वर्ण हो, तो कैसे? क, ख, च, छ, प, फ, त, थ ना, ये वर्ण हो तो झल वर्ण को चर वर्ण, मतलब जो वर्ण रहेगा उसी का पहला हो जाएगा, उसी का पहला हो जाएगा, उसी का पहला हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, मैं आपके सामने 5 उदाहरण रख रहा हूं, 5 उदाहरण। देखिए किताब में भी दिया गया होगा। 5 में आपको 3-4 बहुत महत्वपूर्ण है, 3-4। जैसे एक है सदधन पात्रम, सदधन पात्रम, कलर बदल देना है जेपी, थोड़ा ब्लैक ब्लैक ले ले। और एक है दिग, दूसरा देखिएगा दिगधन पालह, दिगधन पालह ना। और देखिए तीसरा है सद धन कारह। मान लो ऐसे आ गया। अब सबसे पहले भैया देखो, ये पहला वाला प्लस के पहले वाले झल प्रत्याहार में आता है, मतलब चौथा, तीसरा, दूसरा कुछ वर्ण है। तो कहे हाँ गुरुजी देखो तीसरा है, तीसरा है, तीसरा है, ये सब झल में आते हैं। किस में आते हैं? झल में आते हैं। तो कहें गुरुजी क्या करें? कहीं देखो क्या करोगे। इसके बाद देखो खर वर्ण आ रहा है, मतलब दूसरा पहला आ रहा है। तो देखो पा पहला है, पा पहला है, का पहला है, चाहे दूसरा आए चाहे पहला आए, तो कुछ करना ही नहीं है। इसी झल वर्ण को पहला वर्ण कर देना है। तीसरे को पहला करेंगे क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। यहाँ गा को करेंगे तो क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। यहाँ दा को करोगे क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। हो गया। अब इसी को मिला दो, इसी को मिला दो, सत कारा हो जाएगा। ये क्या होगा? दिक पाला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शत कारा है आ जाएगा। कहे गुरु जी तो बहुत आसान था। कहे गुरु जी क्या दिक्कत है कुछ? क्या? हाँ स्क्रीन सही करो थोड़ा। अब आ गया सही? आ गया मित्र सही?
अब भाई साहब थोड़ा टेक्निकल कम जानकारी है और थोड़ा चिरंजीव है नहीं मिश्रा भैया हमारे इस समय, अब आज घर से आए, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही व्यस्त है, उनको स्क्रीन दिखाइए नहीं पड़ती है। का काला है, का भाई साहब सही है, सब बराबर है उनके लिए। अब कल परसों में एक आध दिन यहाँ रह लेंगे तब फिर सही हो जाएंगे। इधर ध्यान दीजिएगा, तीसरा को पहला हुआ, झल वर्ण को पहला हुआ। अब देखो कहें गुरु जी ये बड़ा सरल है, तो कहे गुरु जी इसको और सरल कैसे, मान लो हम कैसे जान पाएंगे, और सरल कैसे जान पाएंगे? तो देखना भाई साहब, जितने हमारे मित्र देख रहे हैं एक चीज ध्यान दें, जैसे सत्कारः जब आ जाएगा, मान लो इसे देखे पूछा जाएगा सत्कारः में किस सूत्र से संधि हुई है या सत्कारः में कौन सी संधि है, तो आप देखो कि इसमें वर्ण विच्छेद कहां से हो रहा, तो आप देखोगे सत्कारः यहीं से विच्छेद हो रहा। ये देखो जो ता कर रहे हैं, ये का कर रहे हैं, और ये देखो ता कर रहे हैं, यहीं से तो होगा पक्का पक्का। देखो यहीं रुक जाते हो, सत्कारः दिक्पालः सत्कारः, जहां कुछ सेकंड के लिए रुकते वहीं से विच्छेद हो रहा भैया। और वहां देखो कौन सा वर्ण है, कौन सा है, पहला वर्ण है। कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है। तो इसका मतलब भैया पक्का पक्का इसमें खरिचा सूत्र लगा है, चर तो संधि होगा। खरिचा सूत्र लगा है और चर तो संधि होगा। समझ में आ गया, खरिचा लगा है और चर तो संधि होगा, समझ में आ गया। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि बहुत भाई साहब इतने फोन आते कार्यालय में कि गुरुजी, और 20 बार बता चुके भाई साहब, 21वीं बार तो हम बता रहे हैं, हमें याद है। ये पूछते हैं गुरुजी अभ्यास के लिए कौन सी पुस्तक लिए, पढ़ने के लिए कौन सी लिए। तो पढ़ने वाला लोग विजयी भव याद किए रहते हो, तो सबको याद, उसको ना बताएं तो भी ठीक है। एक बुक है प्रैक्टिस के लिए विजय पथ, ये देख रहे हैं विजय पथ, अच्छा प्रचार करें भाई साहब पूरे दिखा के। ये विजय पथ है, इसको ले लीजिएगा। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट पीछे होगा, 30 प्रैक्टिस सेट, तो इसको आप 30 हल कर डालिए जल्दी जल्दी। और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट आपके प्रारंभ में है, तो प्रारंभ में हो सकता कुछ प्रश्नों में आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा ओवर है, तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ प्रश्न आपके हो सकता अधिकार क्षेत्र से बाहर के हो, तो वहाँ घबराना मत। पीछे वाला 30 प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करना, निश्चित रूप से उसमें आपकी अगर गलती नहीं होगी, वहां जितना नंबर कर पा रहे हैं इसका मतलब आप निश्चित रूप से उतना आपका तैयार है, उतना आप मारोगे ही मारोगे। 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन पीछे 30 प्रैक्टिस सेट उसको अच्छे से करिएगा। और प्रारंभ का भी इसमें टॉपिक वाइज है, और जितने प्रश्न आ चुके हैं वो भी है, और अभी तक जितने प्रश्न आए उसकी व्याख्या एक गुरुमंत्र पुस्तक है, इसमें आपको मिल जाएगी। और इसमें जो आए हुए प्रश्न है वो तो है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं, इसमें आपकी व्याख्या सहित है। तो 3 पुस्तक आप यूपी टेट सुपर टेट के लिए है, ये आप ले सकते हो, और आप अपना भैया ज्ञान वृद्धि कर, हाँ ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। अच्छा, सत्कारः ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पहला वर्ण हो रहा भैया, क्या वर्ण हो रहा है, पहला हो रहा है शत पात्रम। अब देखिए, जैसे मान लो शब्द आ गया, डायरेक्ट शब्द आ जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी संधि या किस सूत्र से हुई है, तो जहां विच्छेद हो रहा, जहां रुक रहे हो, यदि यहां पहला वर्ण आ रहा है मित्र, तो निश्चित तौर पे एक बार आपको खरीचा सोचना पड़ेगा, और चर तो संधि ऑप्शन में है तो आपको वही टिक करना है। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से कोई भी शब्द आ जाएगा। अब देखिए, यही दिगपाला, ऐसे दिगपाला ना करके ऐसे पूछ ले, हमने आपको बताया था, मान लो यही विच्छेद आपका पूछ ले दिग, हाँ दिक धनपाला, क्या पूछे मित्र, देखिएगा कैसे प्रश्न आपका गलत। ये मान लो पूछे दिक धनपाला, दिक धनपाला, कहें गुरु जी अब कौन संधि लगेगी, अब कौन सूत्र लगेगा, तो भैया अब भी लग सकता है। एक झलाम जशवंते पढ़े होंगे, तो वहां झल के बाद चाहे कुछ आ रहा चाहे नहीं आ रहा, दिक को आप कर दोगे दिग, क्या करेंगे, दिगपाला, मतलब दिगपाला भी सही है और दिक्पाला भी सही है। लेकिन मित्र जब परीक्षा में आ जाएगा दिगपाला, तो आप मारोगे झलाम जशवंते। क्यों, क्योंकि यहां जहां आप रुक रहे तीसरा वर्ण है, जहां आप रुक रहे हो यहां तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण जस्त संधि में होता है। लेकिन यदि पहला वर्ण है जहां रुक रहे हो, यहां जहां से विच्छेद हो रहा, तो खरीचा लगेगा, चर तो संधि होगी। समझ में आ गया, सारे लोगों को समझ में आ गया मित्र। जहां रुक रहे यदि वहां पहला वर्ण है तो आपका क्या हो जाएगा, खरीचा, चर तो संधि। यदि तीसरा वर्ण है तो आपका होगा जाएगा झलाम जशो अंते जस्त संधि। समझ में आ गया।
अब ये आपको हमने बता दिया, तो देख लीजिएगा एक बार परीक्षा में आएगा। इससे ज्यादा ये तीनों उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपका झलाम जशवंते लगेगा, नहीं तो इसे मार दो। ठीक है भैया। अब मैं आगे एक ऐसी संधि को लेके चल रहा हूं कि जो आपके दैनिक दिनचर्या में बोलते समय, लिखते समय, लेटर लिखते समय, पत्र लिखते समय आपको बहुत बार परेशान की होगी मित्र, बहुत बार परेशान आप हुए होंगे। निश्चित रूप से आज के बाद आप लोग एकदम गलत नहीं करेंगे। एक संधि है परसवर्ण संधि। कौन भाई साहब, एकदम निश्चित बताएं, एकदम जल्दबाजी मत करिएगा। मैं बता रहा हूं जैसे पढ़ाऊं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। 25 तारीख तक पूरा पाठ्यक्रम मैं समाप्त करूंगा। एकदम जल्दबाजी मत करिएगा। मैं पूरा पाठ्यक्रम आपके 25 तारीख तक समाप्त करूंगा एकदम अच्छे से। ठीक है। आइए, प्रैक्टिस भी आपके कहने से प्रैक्टिस भी हमने आप 6 बजे से लगवा दिया। 7 साढ़े 6 बजे से गुरुजी भी कक्षा लेके आएंगे और 7 बजे से ये कक्षा यथावत जैसे चल रही है ऐसे चलती रहेगी। ठीक है। अगली संधि देखिएगा, एक संधि है पर सवर्ण संधि। कौन संधि है? पर सवर्ण संधि है। पर मतलब बाद में दूसरे वाले का, जो सामने वाला वर्ण है, जो बाद वाले का वर्ण है, उसका पर सवर्ण हो जाए, उसी का पर सवर्ण हो। देखिएगा ये सूत्र क्या है, इसमें सूत्र देखिएगा पर सवर्ण संधि का सूत्र क्या है, लिख लीजिएगा। अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। क्या सूत्र है? मेरे साथ बोले, अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण, अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण, अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। विसर्ग नहीं लगाए हैं, समझ में आया? सवर्ण, अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। ठीक है। हम जानते भाई साहब, हमारे मिश्रा जी हैं, उनको जब हमको उठाना होता तो एकाध विसर्ग उपसर्ग नहीं लगाते तो उठ के आ जाते हैं। उनको देख लेते, उनसे कोई चीज कह देते तो समझ जाते इशारे इशारे में। बोले अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। देखिए ये क्या कह रहा, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? ए इसे कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। यही में सप्तमी, तो इससे हमें पता चलेगा अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण हो, यही वर्ण हो ना। क्या हो? यही वर्ण। यही वर्ण में भैया ऊष्म को छोड़कर, ऊष्म वर्ण को छोड़कर शेष व्यंजन, शेष व्यंजन। अगर अनुस्वार के बाद ऊष्म वर्णों को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आ रहा है, या बार आला आ रहा है, चाहे काचा टातापा, खाचा ठातापा, गाजा ढादाबा, घाजा ढादाबा, यमांगड़ानामा, कुछ भी आ रहा है, तो भैया कह रहे अनुस्वार को, अनुस्वार के स्थान पर। और ये अनुस्वार कैसा रहेगा? अपदांत, मतलब पद के बीच। अभी अपदांत पदांत में मत फंसिएगा, अभी हम बता रहे हैं। अपदांत अनुस्वार के बाद, किस अनुस्वार के बाद? अपदांत अनुस्वार के बाद, कि पद के बीच में कहीं जो बिंदियां रहती भैया, जैसे गंगा में निखिल, जैसे मान लो गंगा में बिंदी है, तो देखो गंगा के बीचवा में देखो भाई साहब, गंगा एक पूरा एक पद है और बीच में वही बिंदी है, अनुस्वार है। तो करें, अगर देख लो, अगर ऐसा कहीं सिस्टम है, पद के बीच में बिंदी है अनुस्वार वाली, तो अनुस्वार के स्थान पे जो ये अनुस्वार, इसके बाद गा आ रहा है, तो मतलब ये गा यही प्रत्याहार में आ रहा है, तो कहते अनुस्वार के स्थान पे जो बदियम वर्ण आ रहा भैया ना, उसी का 5वां वर्ण कर दो इसके स्थान पे, मतलब पर सवर्ण कर दो, इसी का 5वां होगा। तो ई कहाँ आ रहा? बाद में। तो करे पर सवर्ण, या अगर इसको लिखो तो बाद वाले का 5वां वर्ण यही लिख दे रहे हैं, बाद वाले वर्ण का 5वां, बाद वाले वर्ण का 5वां वर्ण। अब मान लो जैसे 1 मिनट के लिए, अभी हम बता रहे हैं भाई साहब, एकदम आसान है। पहले ये चार्ट बना लीजिए, एकदम चार्ट, अटकाइएगा मत। ये आपके जिंदगी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। लिखने में कहीं लेटर वोटर लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, पत्र वत्र लिख रहे हैं, आप कहीं मान लो देना है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है भैया। ठीक है।
और कहीं मान लो ऐसे लोगों को पत्र लिख रहे हैं जहाँ वो पढ़ा लिखा है, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ये वाला संधि नहीं लगाएंगे ना, हो सकता है गड़बड़ा जाए काम आपका। और ये वाली संधि लगा के बढ़िया बढ़िया लिखे हैं, तो हो सकता है कहीं मामला सेट ना हो रहा हो, कहीं भाई साहब बड़ा बढ़िया लिखा है तो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, अगला व्यक्ति। समझ में आया? आइए भाई साहब मेरे साथ बोले, अनुस्वार के बाद यही प्रत्याहार का वर्ण हो, अर्थात उस वर्णों को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पे बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। किसके स्थान पे? अनुस्वार के स्थान पे हो जाएगा। अब देखिए मैं 5-6 शब्द लिख रहा हूं, 5-6 शब्द लिख रहा हूं, आप ही बोलोगे, आप ही करोगे, मैं तो केवल माध्यम हूं भाई साहब। पढ़ेंगे आप, करेंगे आप, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, मैं लिखा गंगा, गंगा ना, और मैं लिखा रहा हूं मंच। मैं क्या लिख रहा हूं? मंच। मैं लिख रहा हूं अंग। क्या लिख रहा हूं? अंग। और मैं लिख रहा हूं शंख, लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? शंख। और मैं लिख रहा हूं शांत। क्या लिख रहा हूं? शांत। क्या लिख रहे हैं? शांत। ठीक है। और देखिएगा कुछ और शब्द मैं लिख रहा हूं जो महत्वपूर्ण मान लो एक शब्द है, कितना अंक पाओगे आप? जितने हमारे मित्र कितने अंक पाएंगे? 30 में 30 और 10 में 10 अंक लिख दिए भाई साहब ना। और एक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, हाँ, कहें घंटा, कहें घंटा ना जेपी, घंटा। और देखिएगा एक शब्द क्या है, लिखा है पंपा। क्या लिखा है? पंपा। और क्या लिखा है? स्तंभ। क्या लिखा है? स्तंभ। ये इतने शब्द मैं लिखा हूं। अच्छा बताइए, एक पद है कि नहीं? ये सब एक पद है भाई। गंगा, मंच, अंग, शंख, शांत, अंक, घंटा, पंपा, स्तंभ, एक पद है ना पूरा। ये देखो बीचवा में भाई साहब, बीच बीच में अनुस्वार लगा है। ये देखो दूसरे कलर कर दे रहे हैं, सब देखो अनुस्वार लगा है। लगा कि नहीं लगा है? लगा कि नहीं लगा है? लगा कि नहीं लगा है? लगा है। यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, और यहां भी लगा है। देखो रेड रेड हम कर दिए। अब देखो जहां अनुस्वार लगा उसके बाद भैया ऊष्म वर्ण तो कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, चाहे ऊष्म वर्ण कोई न हो और चाहे यावर आला हो, यावर आला होगा तब भी उसका पंचम वर्ण नहीं होगा, तो भी दिक्कत हो जाती है। तो ये कोशिश करिएगा वही पांचों वर्ग, मतलब काखा का गंगा, चाचा दादा, टाठा डडा, ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ ना। यद अनुस्वार के बाद जो 5 वर्ग पढ़े हो, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसमें का कोई वर्ण है मित्र, तो आपको क्या करना है? अनुस्वार के स्थान पे भी उसी का 5वां वर्ण कर देना है। तो देखिए अगर मैं इसको तो अलग अलग कर रहा हूं, तो मान लो गा लिखोगे, अनुस्वार लिखोगे, गंगा इसे लिखोगे, मंच अलग अलग देखो, अनुस्वार है, इच्छा है। अंग में देखो, अंग अनुस्वार बीच में, गा, ठीक है। शंख में देखो, शंख में अभी हम दिखाने के लिए इसको बगल बगल लिख दे रहे हैं। शांत में देखो, ठीक है, देखना। अंक में भी, ठीक है। घंटा में भी देखो, घंटा। पंपा में भी देखो, पंपा। स्तंभ में भी देखो, है भैया कि नहीं? तो क्या करना है? बाद वाले का जो अनुस्वार के बाद देख रहे हो, इसी का 5वां वर्ण अनुस्वार के स्थान पे करना है। तो गा का 5वां क्या होगा? अंगा होगा। चा का 5वां क्या होगा? इया होगा। अंग का, इसका गा का 5वां अंगा होगा। खा का 5वां यहां भी अंगा होगा, ठीक है। और इसका 5वां ना होगा। इसका 5वां का अंगा होगा ना। और टा का 5वां ड़ा होगा। और माँ का पा का 5वां,
देखो अनुस्वार के बाद पा का पांचवा क्या होगा, माँ होगा, और यहां भी क्या होगा, माँ। भैया अनुस्वार पद के बीच में आ रहा था, उसके बाद जो वर्ण आ रहा था अनुस्वार के स्थान पे हम उसी का पांचवा कर दिए, यही तो परसवर्ण है। देखो बाद वाले का सवर्णी, तो बाद वाले का सवर्णी 5 वर्ण, उसमें यही अंगा अनुस्वार से मिल रहा था। अब इसको जब आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हैं, देखो लाला, देखो ऐसे लिखते हैं, गंगा ए ई गंगा, कहें गुरुजी ई वाला तो बड़ा बढ़िया लग रहा गंगा। कहें मंच, कहें मंच, देखो ऐसे लिखेंगे ए ई मंच लिखेंगे, ठीक है। कहेंगे अंग कैसे, कहेंगे ज्यादा सुंदर लगे तो ऐसे लिखते हैं अंग ये। संग कैसे लिखेंगे, ए, देखना ऐसे लिखेंगे ना। शांत कैसे लिखेंगे, ए ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना भाई साहब। अंक कैसे लिखेंगे, अंक देखो अंक ऐसे लिखेंगे। घंटा कैसे लिखते हैं, देखो घंटा ऐसे लिखेंगे, ई ज्यादा सही है। और पंपा, पंपापुर को जाता हूं, कहाँ जाता हूं, हाँ कहते हैं कैसे आने जाने में देर नहीं, सीता का पता लगाता हूं, कैसे पंपापुर को जाता हूं। भाई साहब ये हम लोग बोलते थे, ये देखो अस्तंभ ऐसे लिखेंगे। अब ये जो गोला गोला, अब अनुस्वार कहाँ गया, अनुस्वार गया कहाँ, अनुस्वार को हमने बाद वाले वर्ण का पांचवा वर्ण बना दिया। बाद वाले जो बाद वाला वर्ण आ रहा था उसका पांचवा बना दिया, मतलब पर वाले का सवर्णी कर दिया। इसीलिए कहते हैं पर सवर्ण संधि। बाद वाले में जैसे गा आ रहा था तो गा में 5 वर्ण है, काका काका अंगा, तो कौन वर्ण अनुस्वार से मिलता है, कहीं अंगा मिलता तो कहीं अनुस्वार के स्थान पे अंगा करो, 5वां वर्ण करो। यहां देखो चा का 5वां, यहाँ अनुस्वार समाप्त हो गया, अनुस्वार बदल गया, किसमें बदल गया, 5वें वर्ण में बदल गया, बाद वाले के, समझ में आ गया, बाद वाले के 5वें वर्ण में बदल गया भैया अनुस्वार, ठीक है। अब आइए देखिए कुछ मैं आपको ऐसे दर्शन कर, ये लिख रही है ऐसे, ऐसे बना लीजिएगा भैया। अब मैं कुछ ऐसे दर्शन आपको करा रहा हूं कि जिसका 5वां हो भी नहीं करता तो क्या बदलेगा। जैसे देखो ये देखिए कुछ शब्द आप लिखते हो, आप लिखते हो संयम लिखा है, क्या लिखा, संयम लिखा है, संवार लिखा है, संलाप लिखते हो, क्या लिखते हो, संलाप लिखते हो, संसार लिखते हो, संसार लिखते हो, क्या लिखते हो, संसार लिखते हो, संयोग लिखते हो, संयोग। कहिए भैया तुम्हार हमार संयोग बड़ी कृपा से हुआ, प्रभु की कृपा से, कैसे संयोग, और जितने हमारे मित्र देख रहे हैं लाइव, हमारा आपका संयोग इस संस्कृत माता की कृपा से हुआ भाई साहब ना। और देखिए संयोग के बाद देखिए संयोग, हाँ इसको भी लिख देंगे, बहुत बढ़िया लिखे भाई साहब। इसमें भी देखो एक शब्द है लिखा है संयोग के बाद, देखो संघार, कहें सही से रहो नहीं तो हम संघार कर देंगे, संघार कर देंगे। यहां ये नहीं लगा, यहां क्यों नहीं लगा, ये जो बाद में वर्ण आ रहा था इसका 5वां नहीं हो रहा था। मतलब या का 5वां होता है, वा का 5वां होगा, नहीं होगा, ला का नहीं होगा, सा का 5वां नहीं होगा, या का 5वां नहीं होगा, हा का 5वां नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा जब अनुस्वार के बाद यावा राला आए या तो तीनों शा और हा आए, ऊष्म आए चाहे अंतस्थ आए, तो अनुस्वार नहीं बदलेगा, वैसे लिख उठेगा। प्राय आपको ऐसा देखा जाता है, इतना जानिए। और सारे सूत्र हैं, बहुत सारे अपवाद भी हैं, लेकिन अभी आप ऐसे जानिए कि अगर अनुस्वार के बाद मान लो बीच में अनुस्वार आ रहा है, इसके बाद मित्र यदि आपका 5वां वर्ण भाई यावा राला आ रहा, चाहे तीनों शाह आ रहा, तो फिर अनुस्वार नहीं बदलेगा। इसीलिए जब संसार को आप ऐसे लिखोगे तो थोड़ा कुछ अटपटा लगेगा, आप खुद ही नहीं लिखोगे। कहें संसार, गुरु जी पढ़ने में तो आ रहा संसार, ऐसे ऐसे देखते हो क्या, ऐसे देखते हो क्या, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ अनुस्वार बदलवा ही नहीं किया है। संसार इससा आ रहा था, सा 5वां कैसे होगा, नहीं होगा ना, घबरा जाएगा। तो कहे भैया ठीक है, ये तो कहे गुरु जी ये तो वाला समझ में आ गया, थोड़ा 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 कुछ बोलना क्या। अच्छा बैकग्राउंड व्हाइट करना भाई साहब, व्हाइट वाले ज्यादा हैं आज का, व्हाइट करो भाई साहब, सब कलर ले चलो जो दिखाए भाई साहब। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आज पहले बार किए हम भी भाई साहब, ये तो अच्छा लग रहा है।
चलिए थोड़ा थोड़ा गोरा गोरा हम भी नजर आएंगे भाई साहब, व्हाइट रहेगा पीछे से ना। संयम, संभार, संलाप, संसार और संयोग संहार में आप जो अनुस्वार देखे बदला नहीं, क्योंकि आपका पचवां कैसे होगा। इसीलिए आप इन शब्दों को आप ऐसे लिखेंगे। लिखते समय आप ध्यान दीजिएगा, यदि अनुस्वार के बाद ये सारे वर्ण आ रहे हैं, जैसे चाचा जाजा यहाँ काका गंगा पापा बाबा माँ, ये सब वर्ण आ रहे हैं, तो अनुस्वार के स्थान पे पचवां हो सक जाएगा। लेकिन मान लो अगर ये वर्ण आ रहे हैं, यावार आला, तीनों सा और हा आ रहे हैं, तो फिर अनुस्वार नहीं बदलेगा। समझ में आ गया मित्र? समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया हो तो बहुत उत्तम है। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय भाई साहब। व्यंजन संधि इतना आएगा, फिर मौका मिलेगा तो हम बता देंगे आगे, ठीक है, और विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी 28 तारीख की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहीं पर व्यंजन संधि का विराम लेंगे। विसर्ग संधि अभी लेकिन छोड़ेंगे नहीं आपको। विसर्ग संधि का ये सिस्टम समझिए सबसे पहले, और विसर्ग संधि कैसे होगी, कब होगी, इसको हम देखते हैं। हमारे जितने मित्र हैं विसर्ग संधि, अरे चिरंजीव भैया थोड़ा हमारे पास भी कमेंट चालू रहे, हम भी देखें कोई का कैसे देता है, तो हम भी भाई ग्राउंड राउंड देखें पीछे वाला लोग क्या कमेंट्स करें, हमारे पास वो चल नहीं रहा है। हाँ इसको करिए, जिससे अब विसर्ग संधि थोड़ा कठिन है, हम भी देखा करें कमेंट। जो नहीं आएगा 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे। अब भाई साहब हम लोग विसर्ग संधि पढ़ने जा रहे हैं, जब तक ये सही करें तब तक एक चीज देख लीजिए, कौन सा क्या नाम है। तो पक्का पक्का यदि प्लस के पहले विसर्ग आएगा तभी विसर्ग संधि होगी। समझ में आ गया भैया? विसर्ग के पहले, अरे प्लस के पहले यदि विसर्ग आ रहा तभी विसर्ग संधि होगी। इसका मेल किससे हो, चाहे बाद में स्वर वर्ण आ रहा है और चाहे आपका बाद में क्या वर्ण आए, कौन सा वर्ण आए, व्यंजन वर्ण आए। अब देखिए इसी को लोग परिभाषा में बहुत विस्तार से लिखाते हैं, बहुत विस्तार से लिखाते हैं विसर्ग का यदि स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल हो तो जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसी को आप विस्तार से लिखना चाहे लिख सकते हैं। ध्यान देना, यही विसर्ग कभी कभी आपको सा में दिखाई पड़ेगा, कभी कभी यही रा में दिखाई पड़ेगा, कभी कभी यही रा ऊ में हो के और ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ में दिखाई पड़ेगा। यही विसर्ग आप जो देख रहे हो, यही विसर्ग कभी कभी सा में दिखाई पड़ेगा, कभी कभी मिश्रा जी किस में दिखाई पड़ेगा, रा। और देखिए इसीलिए लोग हमारे गुरु जी हैं भाई साहब, बड़ा बढ़िया यहाँ मजा लाते हैं। कहें जो सरऊ वाली संधि है, कौन वाली, कहें जो सरऊ वाली संधि है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरऊ वाली संधि। भाई साहब समझ में आया? तो ये सरऊ सही बैठ भी रहा भाई साहब, और यही ऊ होता है, तो ऊ यहाँ जैसे ऊ होगा तो ऊ वाले कंडीशन में ओ हो जाता है, वो परमानेंट फिक्स है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जितने मित्र हैं यहाँ ध्यान देंगे। मैं आपको सबसे पहले यहाँ बताऊंगा विसर्ग सा कैसे हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि विसर्ग रा इस सा का रा कैसे हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि रा को ऊ कैसे किस कंडीशन में होगा, और फिर ओ कैसे हो जाता पूरा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां तक प्रक्रिया बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिर पहले बता रहे हैं ये सरऊ में सा रा तक प्रक्रिया मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिर यहाँ मैं थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करके, क्योंकि यहाँ जब आपको पढ़ाने लगेंगे हो सकता है आपका माइंड इधर उधर जाए, तो ट्रिक का इस्तेमाल कर देंगे तो वहाँ आपको सही हो जाएगा, परीक्षा में गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। तो पहले लेकिन ये वाला सिस्टम यहाँ तक आप अच्छे से समझ लीजिए, और हम आज आपको यहाँ तक पढ़ा के कल थोड़ा सा बता के विसर्ग संधि फिर एक बार हाईलाइट मार देंगे भाई साहब, और आपका कल संधि समाप्त कर देंगे, मेरी गारंटी। उसके बाद बहुत तेजी से, संधि बहुत बड़ा प्रकरण भाई साहब, संधि आप एकदम आराम से करिए, संधि समास कारक प्रत्यय उपसर्ग सब समाप्त करेंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। आइए तो अब देखिए, मेरा परिभाषा अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वैसे ये बना लीजिए पहले चार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक सूत्र पढ़ाऊंगा, विसर्ज नियस्य स, इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा विसर्ग का सा हो जाए, क्या हो जाए, विसर्ग का सा हो जाए, ठीक है। फिर मैं, वैसे तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल है,
वास्तव में विसर्ग वाले सा को रा नहीं, पदांत में विसर्ग के पहले जब सा रहता तो उसको रा होता है, लेकिन जो हमारे विद्वान मित्र देख रहे हैं, लेकिन मैं ये टेट सुपर टेट की कक्षा पढ़ा रहा हूँ, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए मित्र कभी। तो ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद मैं आपको एक सूत्र पढ़ाऊंगा, सा सजुषो, क्या पढ़ाऊंगा, सा सजुषो रूह। ठीक है, ये रा कर देगा, ये रा कर देगा भाई साहब, इस सा को रा कर देगा। ठीक है, फिर मैं यहां आपको दो सूत्र पढ़ाऊंगा, फिर बता रहे हैं दो सूत्र पढ़ाएंगे, अतो रोर प्लुताद अप्लुते, और यहां एक पढ़ाऊंगा हसिचा, हसिचा। क्या पढ़ाएंगे, हसिचा। अब ये चार सूत्र मैं आपको पढ़ाऊंगा, चारों का सिस्टम समझ लीजिए। पहले सिस्टम समझ में आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे पूछा जाएगा विसर्ग को सा करने वाला कौन सा सूत्र है, तो आप कहेंगे विसर्जनीय से सा है। कब होगा, कैसे होगा, इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। लेकिन आपसे पूछा जाए विसर्ग का सा किस सूत्र से होता है, तो आप कहेंगे विसर्जनीय से सा से होता है। आपसे पूछा जाएगा सा को रा किससे होता है, तो आप कहोगे सा सजुषो रू सूत्र से होता है। किससे होता है, सा सजुषो रू से होता है, सा सजुषो रू से होता है। मित्र आपसे पूछा जाएगा रा का ऊ किससे होगा, रा का ऊ सरऊ में जो रा का ऊ है, भाई साहब बता रहे हमारे गुरुजी बहुत सरऊ सरऊ बोलते हैं भाई साहब। तो भाई साहब जब सुनते, कभी कभी सुनते हैं तो फिर बढ़िया लगता है, आपको आना चाहिए ना। तो सरऊ वाली संधि विसर्ग है, तो विसर्ग का सा किससे हुआ, विसर्जनीय सा से। पूछा जाएगा सा को रा किससे होगा, तो हो जाएगा सा सजुषो से। पूछा जाएगा उत्त करने वाली संधि, ये उ हुआ तो हो जाएगा उत्त, उत्त संधि, उत्त संधि। जी कहाँ थे भैया, कहाँ थे भाई साहब। भोजन जब लेट करने, पक्का पक्का हमारे यहाँ 7:30 बजे भोजन 7:15 बजे तैयार हो जाता है। तो हाँच के आ रहे हैं भाई साहब, पक्का ना झाजी, 7:30 बजे, इसका मतलब हाँच के आ रहे भाई साहब। चलिए ठीक, अब खा लिए, इनको 12 घंटा मेहनत करा लीजिए, ये भी स्टेमिना भाई साहब। खूब खाना, खूब काम करना, खूब पढ़ना, रिकॉर्ड तोड़, ये इनकी विशेषता। आइए देखिए, विसर्ग का सा किस सूत्र से होगा, विसर्जनीय सा से। सा का रा कैसे होगा, सा सजुषो रू से। आपसे पूछा जाएगा उत्त करने वाली संधि कौन सी है, उत्त करने वाला सूत्र कौन सा है, तो हो जाएगा अतोर और पुलतादा पुलते, और एक सूत्र है आपका हसिचा, हसिचा। क्या है, अतोर और पुलतादा पुलते और हसिचा। एक ये जो जानकारी थी कि कल से 6 से 6:30 सुमन मैम पढ़ाएंगी, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगी, और 6:30 से 7 आपके विगत वर्षों में भी जो आए हुए पेपर उसको गुरुजी हो सकता है सॉल्व कराएं गुरुजी, और 7 से 8 ये कक्षा यथावत अपने समय पर जैसे चल रही ऐसे चलती रहेगी। ठीक है भैया, यथावत जैसे चल रही थी ऐसे चलती रहेगी, ये आपके पास सूचना थी। और अब हम लोग फिर आ जाइए किस पे, विसर्ग संधि वाले पे, विसर्ग संधि पे आ जाइए। ठीक है, ठीक भैया, आइए। पूछा जाएगा उत्त करने वाली संधि कौन सी है, कहें अतोर और पुलताद पुलते हसिचा। यही 4 सूत्र पढ़ना विसर्ग संधि में, मात्र 4 पढ़ना है। तो एक एक कहिए तो चालू कर दे, 2 पढ़ा देंगे, एकदम सरल सरल है, 2 आज पढ़ा देते हैं और 2 कल खींच देंगे भाई साहब ना। तो अब घबराएंगे तो नहीं, मैं बताऊंगा जब, एकदम नहीं घबराना है। विसर्ग का सा होगा विसर्जनीय सा से, कब होगा मैं बता रहा हूं। सा को रा किससे होगा, सा सजुषो से कैसे होगा मैं बता रहा हूं। रा का ऊ करने वाले अतोर और पुलतादा पुलते हसिचा हो जाएगा। तो जैसे ऊ होता है तो फिर ये ओ हो ही जाएगा, जैसे ऊ होगा तो ओ हो ही जाएगा। मैं आपको भी इसको यहाँ ट्रिक बताएंगे आपको। सबसे पहले अब मेरे साथ आप लोग चलिए और एक सूत्र लिखिए भैया। अब देखिए, पहला हमने आपको सा हो जाए तो सत्व संधि, कौन सी संधि, कौन संधि, विसर्ग का सा हो रहा है, सा हो रहा तो सत्व संधि, सा हो रहा तो कौन संधि, सत्व संधि। सत्व संधि में क्या होगा भैया, अरे भैया दंती सा होगा तब इसका नाम पड़ा सत्व संधि। हाँ, कहें कब होगा, तो ये देखिए सूत्र आया, ये कहा विसर्ज नियस्य सा। एक विसर्ग का, देखिए विसर्जनीय षष्ठी का एक वचन है,
विसर्ग और सा में आपका प्रथमा का एक वचन लगा है। ये तो बस इतना कह रहा है, विसर्ग यही विसर्ग है ना, विसर्ग का क्या हो जाए, दंती सा हो जाए। विसर्ग का क्या हो जाए, दंती सा हो जाए। कब हो जाए, कहे बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो। कौन सा वर्ण हो, खर प्रत्याहार का वर्ण। खर प्रत्याहार में कौन कौन से यहां वर्ण आएंगे, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। यदि कहीं विसर्ग के बाद भैया पहला दूसरा वर्ण आ रहा तो विसर्ग को दंती सा कर दो, खट दे, तुरंत दंती सा कर दो। समझ में आया, तुरंत दंती सा कर देंगे, पक्का। अब देखना इसी प्रथम और द्वितीय वर्ण में, पहले ये वाला चार्ट बना लो भाई मित्र, हमारे जितने मित्र हैं ये वाला चार्ट बना ले। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पे दंती सा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, दंती सा हो जाता है। क्या हो जाता है, दंती सा हो जाता है। ठीक है, हमारे बहुत सारे मित्र भावना तिवारी जी हैं, प्रीति सिंह जी हैं, विजयी भोग क्लासेज जी हैं, स्टूडेंट सर्वेश यादव जी हैं, मुस्कान पंडित कौन है जो सबको पागल कह रही हैं, बोलने का तरीका है। अरे नहीं भाई साहब, मुस्कान पंडित जी बहुत परमानेंट भाई साहब देखती हैं, हो सकता है कभी कभी निकल जाता है, कुछ खाए वाई होंगी भाई साहब, इज्जा पिज्जा बर्गर, तो इज्जा पिज्जा बर्गर कभी ओवर होके निकल जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत इसमें बहुत ज़्यादा झल्लाहट की बात कोई नहीं है। जब आदमी कुछ इधर उधर हो जाता है, कभी कभी हमसे हो जाता है, आपसे हो जाता है, तो मानव स्वभाव है, कोई बात नहीं। विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा। खर प्रत्याहार में पहला वर्ण दूसरा वर्ण आ रहा है, लेकिन यहाँ एक मामला बचेगा। जैसे विसर्ग को दंती सा करोगे, यदि मान लो इसके बाद चा छा आ रहा तो ये विसर्ग, ये सा बदल जाता है। अब देखना एक बार मैं आपको बता रहा हूं, एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास है एक आया रामः चलत। अभी आप देखिएगा, फिर मैं कुछ लिखा रहा हूं तब उसको आप लिखिएगा। ये वाला चार्ट बना लिए ना, ये वाला चार्ट बना के यहीं रुक जाइएगा, ये वाला चार्ट, और उसके बाद मैं कुछ लिखा रहा हूं, लिखने के बाद फिर आप जो है वो करिएगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए एक सूत्र। यहां देखो विसर्ग के बाद पहला वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पहला मतलब खर वर्ण, पहला दूसरा मतलब खर वर्ण आ रहा है। खप छटत चटतौ कपई सक्सर, सक्सर तक, तीनों सा तक। तो करें इसी विसर्ग को दंती सा कर दो, दंती सा कर दो। मिश्रा जी, विसर्ग के बाद खर वर्ण आ रहा था, विसर्ग को हमने क्या कर दिया, ये जो सा किए किस सूत्र से हुआ है, ये हुआ विसर्ज नियत से सह से। बस इसका काम विसर्ज नियत सा का यहीं समाप्त हो गया। लेकिन अभी भैया पीछे आप पढ़ के आए हो पीछे कि दंती सा का मेल या ता वर्ग का मेल तालव्य सा या चा वर्ग से हो तो दंती सा तालव्य सा में और ता वर्ग चा वर्ग में बदल जाएगा। तो मान लो यहां ये शब्द बन रहा था रामस और चलत, ये बन रहा था। तो देखो सा के बाद यहां देखो चा आ रहा है ना, फिर भैया यहां इस्तो इश्नाशु लगकर ई दंती सा बदल जाता है तालव्य सा में। किस में बदल जाता है, तालव्य सा में, क्योंकि विसर्ग संधि में स्वर व्यंजन दोनों संधियां लग सकती हैं, स्वर व्यंजन दोनों संधियां लग सकती हैं। क्या एक कभी कुछ पूछा था आदमी, कोई एक हमारे मित्र कोई पूछे थे, एक हाँ, अरे भाई ब्रजेश पाल जी, मैडम जी कूद कूद के पाँव लागी, कहे लेट लेट के पाँव नहीं लागी, कूद कूद के साहब पागल कर दोगे क्या, लेट के पाँव लागी तो सही होगा। तो ये देखो अब ये यहां लगे इस्तो इश्चुनाष्टु, इस्तो इश्चुनाष्टु, इस्तो इश्चुनाष्टु सूत्र लग जाएगा और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रामस चलत हो जाएगा, रामस चलत हो जाएगा। बतिया समझे भैया ना,
यहां तो विसर्ग को दंती सा कर दिए, क्योंकि पहला दूसरा बढ़ा रहा था, विसर्जनीय सा से विसर्ग को दंती सा कर दिए, हो गया, काम खत्म हो गया। तो कहें गुरुजी दंती सा कर दी, इसके बाद तो चाय आ रहा है, यहाँ तो इष्णाशु काम कर रहा है, वो जो व्यंजन संधि पढ़ के आए हैं व्यंजन संधि में, तो कहें लग रहा तो लगा, तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, उसमें कौन सी। तो दंती सा को फिर तालव्य सा में परिवर्तित कर देंगे, तो इष्णाशु लगा जाएगा। तो ये लगने के बाद अब ये आपका जो शब्द बना रामश चलती, रामश चलती, समझ में आ गया। कुछ लोग कहेंगे गुरुजी मान लो रामश चलत दिया गया, दोनों सूत्र दिया गया, विसर्जनीय ससा और स्तो इष्णाशु, तब क्या मारेंगे, दोनों मारना है। पहली बात तो प्रश्न बनाने वाला आपका एक ऑप्शन देगा, एकदम आपको वहां निश्चिंत रहिए, लेकिन आप पूरी प्रक्रिया जानते रहिए, पूरी प्रक्रिया जानते रहिए। तो अब आइए फिर यहाँ पे यहां आप एक लाइन लिख लीजिएगा, कहो तो मैं लिख दूं, कहिए तो मैं लिख दूं, ठीक है। ये वाला निटा के यहीं मैं लिख दे रहा हूं, ये लिख लीजिएगा, विसर्ग का स्थान पे जब दंती सा होगा, विसर्ग के स्थान पे दंती सा कर दिए, कब, जब खर वर्ण था, खर वर्ण था ना, इसी के नीचे ये आप चार्ट बनाए हो, ये आप चार्ट बनाए हो, इसी के नीचे आपको लिखना है, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद चा छा है, तो ये भी तो खर में आता है, चा छा है, तो दंती सा तालव्य सा में, तालव्य सा में, और यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद टा या ठा हो, तो दंती सा मूर्धन्य सा में बदल जाता है। यहां तक लिख लीजिएगा भैया, विसर्जनीय सा से विसर्ग को आपने दंती सा कर दिया था, लेकिन यदि उसके बाद चा छा है, तो फिर भैया ये पुनः दंती सा किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा मित्र, ये बदल जाएगा तालव्य सा में, और यदि टा ठा है तो ये बदल जाएगा मूर्धन्य सा में, ये मत भूलिएगा मित्र। और दोनों का उदाहरण मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, दोनों का उदाहरण मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, एक एक उदाहरण दोनों का समझा दे रहा हूं। जैसे भी रामश्चलत आपने देखा था, और रामश्चलत के बाद देखिए मैं आपको दो शब्द बता रहा हूं, एक है नि धन छलम, निधन छलम है, और एक देखिएगा मित्र, एक आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत आता है, धनु धन टंकारा, धनु धन टंकारा। बताइए यहां कौन सी संधि हम लगा रहे हैं निखिल, धनु धन टंकारा में, टंकारा में कौन संधि लगाई, टंकारा में अभी पढ़ाएं अनुस्वार यही पर सबड़ा, यहाँ टंकारा को जो अंगा लिखे यहाँ अनुस्वार था, टंकारा था, हमने इसको टंकारा को इक्का का 5वां वर्ण अंगा बना दिया, समझा, अनुस्वार से पर समझा। अब देखो विसर्ग को दंती सा यहां भी कर देंगे, विसर्ग को दंती सा यहां भी कर देंगे, दंती सा, ये किस सूत्र से करेंगे, तो आप करोगे विसर्जनीय सा से, किससे करोगे, विसर्जनीय सा से। कैसे करोगे, विसर्ज नियस सा से। क्यों करोगे, क्योंकि विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण है, कैसा वर्ण है, पहला दूसरा वर्ण है, देखो यहां छा दूसरा है और टा पहला है, इसका मतलब खर वर्ण है, और विसर्ग के बाद यदि खर वर्ण है तो विसर्ग को दंती सा में बदलोगे, विसर्जनीयस सा से। यहां तक समझ में आया मित्र कि नहीं आया, हमारे जितने मित्र देख रहे हैं यहां तक समझ में आ गया ना, अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो ध्यान दीजिएगा, अब ये दंती सा पुनः, ये पढ़ लीजिएगा लाइन, दंती सा पुनः तालव्य सा में, और ये दंती सा के बाद यदि मूर्धन्य सा बदल जाएगा, ये मूर्धन्य सा में, तालव्य सा में। देखो ये दंती सा के बाद छा है, तो ये दंती सा किसमें बदलेगा,
सा में यहां कौन सा सूत्र लगेगा? स्तोह इश्चुनाश्चु, स्तोह इश्चुनाश्चु लगेगा कि नहीं लगेगा? और ईदंती सा भैया बदलेगा मूर्धन्य सा में, क्यों? क्योंकि इसके बाद टा है और यहां सूत्र लगेगा, क्या लगेगा? इष्टुनाष्टु। क्या लगेगा? इष्टुनाष्टु। घबराइएगा मत, एकदम आसान है, एकदम आसान है। मैं पूरी प्रक्रिया करके आपको बता दे रहा हूं, एकदम आसान है। विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग को दंती सा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? तो भैया देख लेना, अगर विसर्ग के बदिया चा छा है तो फिर पुनः दंती सा तालव्य सा में बदल जाएगा इस्तो इष्टनाशु से। यदि विसर्ग के बाद टा ठा है तो दंती सा पुनः बदल जाएगा मूर्धन्य सा में इष्टुनाष्टु सूत्र से। और अब यहीं आप मिला दो शब्द को, हो जाएगा निश्छलम, निश्छलम, और ये हो जाएगा धनुष, धनुष टंकार, धनुष टंकार। बनेगा कि नहीं बनेगा? जेपी समझ में आया कि नहीं आया? आया भाई साहब। अब देखिए इतने यहाँ 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 इतने छोटे बालक को मैं फिर बता रहा हूँ, सामने के जो पहली बार गांव से आए, देख रहे हैं ये लड़कियों को देख रहे हैं, और इसको मैं बता रहा हूं, अगर इसको समझ में आ गया अगला तो आपको मैं मानूंगा आप लोगों को भी समझ में आ गया। बैठे रहिएगा, दिमाग लगाते रहिएगा। आइए अब देखिए जेपी, मैं एक शब्द आपको दे रहा हूं, एकदम शब्द दे रहा हूं, बहुत सरल शब्द मैं दे रहा हूं, निधन चया, निधन चया दे रहा हूं, ठीक है। और एक दे रहा हूं, एक बहुत बढ़िया रामाधन टीकते है, रामाधन टीकते। अब आप बताओ ये विसर्ग किस में बदलेगा, कैसे बदलेगा? आप बताओ। विसर्ग के बाद पहला वर्ण रहे या तो दूसरा वर्ण रहे, मतलब खर वर्ण रहे, तो अब विसर्ग को किस में बदलें? विसर्ग को, हाँ एकदम सही, दंती सा में। देखो भाई साहब ये लड़का बता दिया, विसर्ग को दंती सा में बदल दीजिए। किस सूत्र से? विसर्जनीयस। एकदम सही, एकदम सही कह रहा गुरुजी। विसर्ग के बाद पहला वर्ण हो चाहे दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग को दंती सा हो जाता है। कहे कौने सूत्र से, कैसे सूत्र से? कहे विसर्जनीय सा से, विसर्जनीय सा से। कहें तो अच्छा विसर्जनीय सा से कर दे, तो बाद में देखना है। यदि चा छा हो तो पुनः ये दंती सा तालव्य सा में बदल के तब शब्द बनेगा। यदि टा ठा हो तो ये मूर्धन सा में बदल के तब शब्द बनेगा। लेकिन मान लो, अच्छा बना लो यहाँ पर, ये हो जाएगा निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करऊं सम्मान। निश्चय ऐसे लिखा जाता है, और ये रामस टीकते ऐसे लिखा जाएगा, रामस टीकते। मित्र समझ में आया? रामस टीकते ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन यदि चा छा ना हो, टा ठा ना हो, तब क्या करोगे? तब वही दंती सा के बाद वही शब्द बन जाएगा। जैसे इसी में देखो, फिर आगे थोड़ा हम बढ़ा के बता रहे हैं, यहीं पे देखो। मान लो जेपी भैया ये हरि था और ये था प्लस त्राता था। क्या था? हरि त्राता था। क्या था? हरि त्राता था। और एक देखिएगा, हाँ एक ये नमः धनते, नमः धन ते, और एक मनः धन तापा, मनः धन तापा। तीन शब्द लीजिए, तीन शब्द। तो यहां देखो विसर्ग के बाद ता 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 रा, ता रा मिलेगा त्रा। तो विसर्ग के बाद पहला वर्ण था, विसर्ग को हो गया दंती सा। यहां भी नमः के बाद ते था तो विसर्ग को हो गया दंती सा, क्योंकि विसर्ग के बाद पहला वर्ण है। और यहां भी मनः के बाद पहला वर्ण है विसर्ग के बाद, ये भी हो गया दंती सा। कहे क्यों हो गया? कहे भैया विसर्जनीय सा कहता है ना कि विसर्ग के बाद पहला दूसरा वर्ण है, तो विसर्ग को पूछो जाचो ना बदल दो, किसमें? दंती सा में बदल दो। तो कह रहे हैं देखो यहाँ ना चाछा आया है ना टाठा आया है, तो कहे तो क्या करें? कहे कुछ ना करो, कुछ करवे ना करो, तो कहे क्या करें? कहे यही शब्द बना दो, तो हो जाएगा ये
हरीश त्राता, और यहां हो जाएगा नमस्ते, और यहां हो जाएगा मनस्तापा, यहां हो जाएगा मनस्तापा। कहे गुरु जी यहाँ काहे नहीं बदला, यूं ताला पे सा कर दें तो कोई दिक्कत? अरे भैया किस सूत्र से करोगे? यहाँ इस्तो इष्टाशु लगेगा क्या? क्या यहाँ इष्टाष्टु लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यहाँ आपका दंती सा हो जाएगा, यही शब्द बन रहा था, यही बना दो। काहे आगे बढ़ोगे, काहे बेकार में कोई मेहनत करोगे गलत में? ठीक है, बना देंगे नहीं बना देंगे भैया। तो आप जितने हमारे मित्र हैं उनके लिए मैं कुछ 3 शब्द फिर दे रहा हूं। उन सभी मित्रों के लिए एक दे रहा हूं, कहा धन चित, कहा धन चित, कहा धन चित, ठीक है। और एक दे रहा हूं, ईता धन ततः, ईता धन ततः। और एक शब्द भैया दे रहा हूं, एक बहुत सही शब्द दे रहा हूं, हाँ एक दे रहा हूं, रामस नहीं बालः तिष्ठति, बालः धन तिष्ठति। यही देख लो, यहीं पर देख लो कि विसर्ग के बाद चाछा तो नहीं आ रहा है या टाठा तो नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है चाछा तो पक्का पक्का विसर्ग दंती सा में बदलने के बाद पुनः तालव्य सा में बदलेगा। यदि टाठा आ रहा है तो पक्का पक्का विसर्जनीय से मूर्धन्य सा में बदलने के बाद जो है दंती सा में बदलने के बाद मूर्धन्य सा में बदलेगा। तो कहे गुरु जी यहाँ तो आ रहा है चाछा, कहे का होगा? यहाँ विसर्जनीय सा से विसर्ग का दंती सा हो जाएगा, फिर स्तो इष्टाष्टु से दंती सा को तालव्य सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा। समझ में आया? कहे यहाँ कुछ नहीं होगा। कहे काहे नहीं होगा? कहे किसी बात ता आ रहा तो कुछ ता आ रहा थोड़ा होगा। चाछा आता तब तालव्य सा में बदलता, या टाठा आता तब मूर्धन्य सा में बदलता। कहीं यहाँ का होगा? कहीं विसर्ग के बाद ता आ रहा तो विसर्ग को दंती सा कर दो। अब यहां पर यही शब्द बन जाएगा, क्योंकि आगे कोई सूत्र लग ही नहीं रहेगा। हो जाएगा ईतस ततः। यहां क्या हो जाएगा? बालस, अच्छा ई मांत्रवा अगवा लेके दोनों इसको भी लेगा ना। ए हाँ, बालस है कभाओ कभाओ, हाँ ललवा मजा ले रहा, देख रहे हैं ललवा मजा ले रहा भाई साहब। बालस तिष्ठति हो जाएगा। और यहां देखो क्या हो जाएगा, आप कश्चित ऐसे लिखते हो, कश्चित, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, कश्चित कांता, कश्चित कांता। ये देखो कश्चित ऐसे लिखा जाएगा। दंती सा के बाद तालव्य सा बदलेगा, क्योंकि चा आ रहा था, लेकिन यहाँ ता आ रहा था, इसलिए दंती सा आ रहा है। यहाँ भी ता आ रहा था, दंती सा रहेगा, बदलेगा नहीं। तो आपने पढ़ा विसर्जनीय सा, सबसे मेन सूत्र पढ़ लिए भाई साहब विसर्ग संधि का, विसर्जनीय सा पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग कल विसर्ग संधि समाप्त कर देंगे मित्र। वादा करते विसर्ग संधि कल मैं आपको समाप्त कर दूंगा, अच्छे से समाप्त कर देंगे। ठीक है, और परसों से हम लोग एक नया प्रकरण, चाहे समास चाहे कारक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बड़ी संख्या में हमारे जितने मित्र इस समय लाइव हैं, देखिए सबका एक बार नाम ले ले भाई साहब, एक बार नाम ना ले, बाद में लोग बहुत गुस्साते भाई साहब। समझ में आ गया? ज्योति जी हैं, ब्रिजेश जी हैं, रोशनी जी हैं, वंदना विश्वकर्मा जी हैं, त्रिषा भारती जी हैं, सोना जी हैं, नंद जी हैं, उपासना तिवारी जी, शोफिना जी हैं, बानो जी, विद्या मौर्य, सुधा, उपासना वर्मा, रोशन, वंदना। बहुत तेज भाई साहब कमेंट चलने लगा, अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। अब एक तो मिला पढ़ना पड़ता, अंग्रेजी में लिखा भाई साहब ज़्यादातर नाम। सीबी पंडित जी अयोध्या से हैं भाई साहब, पढ़ रहे हैं, अयोध्या के हम भी हैं इसलिए पढ़ दे रहे हैं। अरविंद भटकती आत्मा का जऊ हमका ना दिख रहा, क्या बात भाई साहब, सीबी पंडित जी शायर भी हैं इतनी बड़ी। चलिए भाई साहब, हमारे बहुत सर्वेश पांडे जी, सर जी आप बहुत अच्छा, आज हो गया भाई साहब, बढ़िया, आप लोग समझ में आ गया। यहाँ जो 4-5 गधा बैठाए रहते ना, इनको समझाने के लिए अच्छा पढ़ाना पड़ता है। और आप लोग तो पढ़ लेंगे, आप लोग तो अच्छे हैं। चलिए भाई साहब, आज की कक्षा को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, कल से ये आपको लिख दें, चाहे ये देखिए फिर लिख दे रहे हैं,
6 बजे से सुमन मैम की कक्षा रहेगी, 6:30 बजे से गुरुजी की कक्षा रहेगी। लिख दे भाई साहब 1 मिनट के लिए। ये 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक ये रहेगी सुमन मैम की कक्षा, सुमन मैम की क्लास रहेगी, सुमन मैम की। ठीक भैया। अब इसके बाद 6:30 बजे से 7 बजे तक गुरुजी की कक्षा रहेगी और 7 बजे से लेकर अनगिनत काल तक डाट तक ये रहेगी। अपना नाम लिखते हैं, बड़ा शर्म लगता है लेकिन क्या करें, लिखना पड़ता है। समझ में आ गया। अब भाई साहब ये कक्षा कल से रहेगी और पूरा हम आपको बता रहे हैं भाई साहब 25 तारीख तक आप देखोगे अपनी तरफ एक अजीब परिवर्तन होगा, एक अजीब परिवर्तन आपके निश्चित तौर पर होगा। और ये जितना पढ़ा रहे हैं ये इसमें प्रश्न बना के हम आपको देंगे और आप लोग प्रैक्टिस सेट में भी शामिल रहिएगा। पूरा 2 घंटे आपको संस्कृत देनी पड़ेगी। 2 घंटे के बाद मैं आपको 1 मिनट नहीं मांग रहा हूं, 2 घंटे। और संस्कृत लाइव रहेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा पढ़ देंगे, निश्चित है कि आपकी दैनिक दिनचर्या बनी रहेगी। बस मित्रों आज के लिए इतना, आपको यहीं विदा दीजिए। कल फिर विसर्ग संधि के समापन के साथ हम मिलते हैं आपसे। और तब तक के लिए हमारे जितने मित्र लाइव हैं सभी मित्रों को विशेष धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे मित्र। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।